वर्ड का मतलब क्या है, इसमें P, स्मॉल p जो है ये डिनोट करता है पोटेंस, पोटेंस, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे पावर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेंथ। किसकी पावर, किसकी स्ट्रेंथ? ये होता है हाइड्रोजन आयन की पावर, हाइड्रोजन के आयन की पावर या हाइड्रोजन के आयन की स्ट्रेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच। तो सबसे पहले जो पीएच का कॉन्सेप्ट जिस साइंटिस्ट ने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने इन द ईयर 1909 में पीएच का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी सब्सटेंस की आप 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करते हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सॉल्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, हर एक सब्सटेंस में से कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, इसकी अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करते हो एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होगा और उसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों ही चीजें प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होगी और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होगी। और इन्होंने क्या बोला कि अगर हम इस दोनों आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 to the power -14 मोल इन 1 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक बिहेवियर के लिए, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिक बिहेवियर के लिए। ये हमने पढ़ रखा है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेजेंट होगा, और उस दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी पर मोल के अकॉर्डिंग वो हमेशा 10 to the power -14 मोल पर लीटर होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस बेस पे सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाई और इस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक की उन्होंने एक स्केल तैयार की। इसमें 7 was considered to be neutral, 7 को उन्होंने न्यूट्रल बोला। जैसे जैसे हम 0 की तरफ आते हैं ये सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम 14 की तरफ आते हैं ये सब्सटेंस उतना ही ज्यादा बेसिक होता चला जाता है। अगर हम 7 की बात कर रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी। ठीक है, अगर हम 7 की बात कर रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, इसलिए वो सब्सटेंस क्या होगा? इसलिए वो सब्सटेंस होगा न्यूट्रल। लेकिन अगर हम एसिडिक की ओर शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस जगह पे हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर आप बेसिक में आओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल बी मच हायर देन हाइड्रोजन आयन, और इसीलिए ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो जब हम एसिडिक या बेसिक नेचर की बात करते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब ये होता है। बेसिक नेचर मतलब है तो वहां पे हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से ज्यादा है। जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तभी भी वहां पे दोनों है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा है, और हाइड्रोजन आयन एसिडिक कैरेक्टर के लिए, हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल है। अब इसी के बेस पे हम लोग 0 से 14 तक की स्केल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है। कि वैल्यू 1 है
तो उस वक्त उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, और अगर हम उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 10 टू द पावर माइनस 14 मोल पर लीटर। कितने डिग्री पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे यही आनी चाहिए। ठीक है, उधर का लिखा हुआ पार्ट हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं। तो ये हमेशा कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 14 मोल होना चाहिए पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये होना चाहिए। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 14 मोल होना चाहिए पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू 1 है, वैसी कंडीशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। उस वक्त हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 टू द पावर माइनस 1 मोल पर लीटर। अब इस 10 के ऊपर जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, उसका जो पावर है, उसी पावर को हम लोग पीएच बोलते हैं। अब इस 10 टू द पावर माइनस 1 मोल का मतलब क्या हुआ, अगर हम 10 टू द पावर माइनस 1 मोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाय 10 मोल पर लीटर। अब 1 डिवाइडेड बाय 10 मोल का मतलब 1 बाय 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर, किसका, ऑफ हाइड्रोजन आयन का। अब इस 10 को अगर ऊपर लेकर के जाओ तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर इतना नंबर होगा हाइड्रोजन आयन का तो हम पीएच क्या बोलेंगे, पीएच बोलेंगे 1। कैसे आया 1, देखिए 1 पीएच का मतलब होता है 10 टू द पावर 10 के ऊपर जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड की जो यहाँ पे पावर है, उसी पावर को हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, इसी पावर का नाम पीएच है। तो 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब पीएच 1। अब इस वक्त जो है हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 टू द पावर माइनस 13 मोल पर लीटर। अब 10 टू द पावर माइनस 13 मोल पर लीटर कैसे हुआ, अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर माइनस 14 मोल पर लीटर आ गई। हमेशा यही तो सोरेनसन ने बोला है, देखिए यहाँ पे यही तो सोरेनसन ने बोला है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 14 मोल होगी 1 लीटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये होगी। मतलब ये कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 13 इंटू मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए 10 टू द पावर माइनस 13 का मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 13, ऊपर गया तो माइनस हो गया ये, इंटू मोल का मतलब इतना नंबर, यही नंबर होता है मोल। तो अगर हम इस 10 टू द पावर 13 को यहाँ पे लेके आए तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 13। मतलब ये कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में से 13 गया तो 10, इतना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा अगर हम पीएच 1 की बात कर रहे होंगे। तो अगर हम pH 1 की बात कर रहे हैं तो pH 1 में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये होगी, कितनी होगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयन होगा, और हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 10 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा।
ठीक है। और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -13, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए, ये हमेशा आनी चाहिए 10 टू द पावर -14 मोल पर लीटर आनी चाहिए। ठीक है। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें हमने pH 1 की बात की, लेकिन इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर मान लो किसी को pH 1 से समझ नहीं आया तो आप दूसरे pH से देखिए, उसमें समझ में आएगा। अगले pH में आते हैं। जैसे मान लीजिए pH 4 है, तो pH 4 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। मतलब pH बोला किसको जाता है, 10 के ऊपर जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है उसका जो पावर है उसी पावर का नाम pH है। 10 के ऊपर जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है उस नेगेटिव मैग्नीट्यूड की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, याद कीजिए हमने pH की डेफिनेशन क्या बोली थी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही बोला था ना। ये देखिए ना, हाइड्रोजन आयन की पावर क्या है, इसकी पावर 4 है। नेगेटिव मैग्नीट्यूड की जो पावर है उसी पावर को हमने क्या बोला, pH बोला। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 मोल का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -4 मोल का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 मोल है, इतना मोल हो गया। अब इतना मोल कहने का मतलब 1 बाय 10 टू द पावर 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर, ये एक्चुअल नंबर है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो हमने एज्यूम किया, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर 10 टू द पावर 4 को ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 4, मतलब हो गया 19। इतना नंबर जब हाइड्रोजन आयन का होगा तो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, pH 4। ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट किया जाता है। तो और उसी pH से हम लोग वहां पे उसकी एक्चुअल pH की वैल्यू बोलते हैं। अब इस वक्त हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू क्या होगी, देखिए जब इसका 10 टू द पावर -4 है तो इसका क्या होगा, 10 टू द पावर -10 मोल हो जाएगा पर लीटर। मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 10, इतना मोल। मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब कहने का कि 1 इस 10 टू द पावर -10 को ऊपर लेके जाओ तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 10, कितना हो गया 13। इतने नंबर ऑफ कौन से आयन, ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इतने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। जब हम pH 4 की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ये होगा। अब दोनों को देख करके आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो, इसको और इसको देख के आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो किसका नंबर ज्यादा है, 19 ज्यादा है कि 10 टू द पावर 13 ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आप देख रहे हो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये तो 10 टू द पावर 4 की बात कर रहे थे, pH 4 की बात कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं pH 7 में, देखते हैं क्या है। इस दोनों में तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। ये दोनों कंडीशन ऐसे दिखे हमें जहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज मच हायर देन द हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ये दोनों pH क्या हो गया, ये दोनों pH हो गया एसिडिक pH। ठीक है, ये दोनों pH एसिडिक pH हो गया। अब हम बात करते हैं pH 7 की। तो अगर हम pH 7 की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी 10 टू द पावर -7 मोल हो जाएगी पर लीटर। याद रखिए इसके ऊपर जो हाइड्रोजन के आयन के ऊपर जो नेगेटिव मैग्नीट्यूड है उसका जो पावर है यहाँ पे, उसी पावर को हम लोग बोलते हैं pH। ठीक है, इसी पावर का नाम क्या है, pH। तो pH जो है एक्चुअली यही नंबर, यहाँ पे जो नंबर है ना उसी नंबर को pH बोला जाता है। अब इतना नंबर का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इस 7 को ऊपर लेकर के आओ तो ये क्या हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 7, 16। इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इतना नंबर जब हाइड्रोजन आयन का होगा तो हम pH क्या बोलेंगे, उसका 7 बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आइए हाइड्रोक्साइड आयन में। हाइड्रोक्साइड आयन में तो यहाँ पे भी अगर देखो तो 10 टू द पावर -7 ही तो होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7
दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14 मोल हो जाएगा पर लीटर। यहां पे भी जब निकालोगे तो बिल्कुल सेम वही आएगा 6.022 into 10 to the power 16 नंबर आ गए किसके ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और यही तो रीजन है, देखो दोनों की वैल्यू बराबर है ना, जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो पीएच जो है क्या बोला गया इस वक्त, इस कंडीशन की पीएच यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर है, तो पीएच इस कंडीशन का क्या हो गया, इस कंडीशन का पीएच हो गया न्यूट्रल। ठीक है, पीएच हो गया न्यूट्रल। क्लियर हुआ सबको? और एक दो अब चलिए बेसिक में भी चलते हैं। अभी तो हमने एसिडिक देखा, न्यूट्रल देखा, बेसिक भी देखते हैं कुछ, दो एग्जांपल बेसिक का भी ले लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ले लेते हैं। अब आपको पता ही है कि 7 से जैसे ऊपर जाता है वो पीएच क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। अगर पीएच हम 10 ले लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 होगी, इतना मोल पर लीटर। देखिए भले बेसिक हो लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से ही उसका पीएच कैलकुलेट किया जाता है। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -10 है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसी मैग्नीट्यूड को पीएच बोला जाएगा। चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ के पीएच का मतलब यहाँ पे अगर निकालो तो 1/10 टू द पावर 10 into 6.022 into 10 to the power 23, मतलब क्या कि 6.022 into 10 to the power 13 इतना नंबर किसका हुआ, ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये मतलब हुआ इसका। अगर हम इसी वक्त हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसी वक्त अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितना होगा, देखो 10 टू द पावर -4 मोल हो जाएगा पर लीटर। तभी तो 10 टू द पावर -10 into 10 टू द पावर -4 फिर से 10 टू द पावर -14 होगा। 10 टू द पावर -4 -10 into 10 टू द पावर -4 दोनों मल्टीप्लाई होकर के 10 टू द पावर -14 तभी तो हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए 1/10 टू द पावर 4 into 6.022 into 10 to the power 23। अब इस वैल्यू को ऊपर लेके जाओ तो 6.022 into 10 to the power 19 हो गया, इतना नंबर ऑफ किसका, हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप दोनों को कंपेयर करो, देखो इसको और इसको कंपेयर करो, किसका नंबर ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है कि हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड का देखो ऑब्वियसली 10 to the power 13 है, यहाँ पे 10 to the power 19 है, तो हाइड्रोक्साइड ज्यादा है। इसका मतलब इसकी नेचर क्या हो जाएगी, इसकी नेचर 10 to the power 7 का 10 का मतलब क्या हो गया, इसकी नेचर क्या हो गई, बेसिक नेचर हो गई, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का नंबर हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब जो है एक एग्जांपल मैं और लेता हूं जिसका कि आप बताओगे कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितना होगा और हाइड्रोक्साइड आयन कितना होगा। जिसको अगर हम pH 14 की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी होगी। आप पहले ये नंबर बताइए, इसकी पावर बताइए पहले, हाइड्रोजन की पावर। मेरे हिसाब से सर इसमें इसका होगा 10 to the power -14 हाइड्रोजन का, और इसका बताओ, इसमें होगा 10 to the power 1। 10 to the power 1 तो -14 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 to the power -13 आ जाएगा। 10 to the, बिल्कुल इट विल बी 10 to the power 0 मोल पर लीटर। और 10 to the power 0 का मतलब क्या हो, 1 होता है। 10 to the power 0 1 होता है। 10 to the power 0 is 1। दिस इज 1 मोल पर लीटर, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 नंबर हो गया यहाँ। तभी तो 10 to the power -14 और 10 to the power 0 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 to the power -14 into 10 to the power 0 को मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू 1 आ गई, तो 10 to the power -14 मोल आ गया। फिर से देखिए आ गया। तो यहाँ पर 10 to the 14 का मतलब अगर pH 14 है तो pH 14 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 6.022 into 10 to the power 23 -14 कितना हो गया, 23 -14 9,
इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए ये मतलब हुआ। तो अगर pH 14 भी है, एकदम वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस हो गया। वो pH 14 का मतलब तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस हुआ ना, एकदम राइट साइड। तो इसका मतलब ये नहीं मत समझिएगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, उसमें भी हाइड्रोजन आयन है। कितना है? 6.022 into 10 to the power 9 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। और उसी वक्त उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर क्या है? दिस विल बी 1 मोल, व्हिच मींस 6.022 into 10 to the power 23 नंबर है हाइड्रोक्साइड आयन। तो पढ़ाया उसको मैं समरी करके समझा। देखिए मान लीजिए ये है पीएच स्केल। देखो जिसको नहीं समझ में आया या जिस बच्चे को थोड़ा भी कंफ्यूजन है, वो एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। 0 से लेके 14 तक की ये वाली स्केल हो गई हमारी पीएच स्केल। ये 7 हो गया, 1 8 9 10 11 12 13, ये हमारे पीएच की स्केल है। अब चलिए यहाँ पे इसके ऊपर हम हाइड्रोजन की स्केल बनाते, जस्ट इसके ऊपर इतने मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ। इतने मोल पर लीटर एट 25 डिग्री, 11 12 13 14, जितना पीएच उतना ही। अगर 6 पीएच है तो हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा? 10 to the power -6। अगर 7 पीएच है तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 to the power -7। अगर 8 पीएच है तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 to the power -8। यही जो स्ट्रेंथ है ना, यही जो पावर है, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। अब इसी पे हम हाइड्रोक्साइड आयन की भी स्केल बनाते हैं। ये स्केल हमारी हो गई हाइड्रोक्साइड आयन की। अब इस जगह पे 0 से लेकर के ऊपर हम लिखते हैं 0 7 14 to the power 0, 10 to the power -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 और -14। तो ये हाइड्रोजन आयन की स्केल हो गई। किस पीएच पे क्या स्केल होगी? बिल्कुल आप इसको देख सकते हो, इट इज इन मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर को हम कम या ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमने वहां पे फिक्स टेम्परेचर लिया है। और अब हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की स्केल बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 10 to the power -14। अब आप देखोगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हमेशा 10 to the power -14 आना चाहिए। यहाँ पे -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 10 to the power 0। आप देखिए किसी भी जगह पे आप मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड दोनों को, तो वो हमेशा 10 to the power -14 ही होना चाहिए। कहीं पे भी आप मल्टीप्लाई कर लो किसी भी जगह पे, वो 10 to the power -14 जरूर होगा। जहां पर भी आपकी वहां मल्टीप्लाई करो 10 to the power -14 जरूर होगा वो। ठीक है, यही है पीएच स्केल, हाइड्रोजन की स्केल और हाइड्रोक्साइड की स्केल। तो मोलर पीएच पे हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोक्साइड कितना होगा, ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। बस दोनों का आप जो पीएच होगा उतना ही 10 के पावर में नेगेटिव पावर में होगा क्या? हाइड्रोजन। और 14 बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करना होगा वही उसका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो हाउ कैन वी डिफाइन पीएच? अगर आप इसके बेस पे देखो तो
तो आप क्या देख लो, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइड्रोजन का नंबर कम होता चला जा रहा है। देखो जैसे जैसे पीएच का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइड्रोजन का नंबर कम होता चला जा रहा है और हाइड्रोक्साइड का नंबर बढ़ता जा रहा है। आप देखो तीनों पे कंसंट्रेट करो, रिलेशन क्या है तीनों में। जैसे जैसे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन का नंबर कम हो रहा है, हाइड्रोक्साइड बढ़ रहा है। तीनों के बीच में रिलेशन देखिए कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, देखो जैसे 0 से 14 की तरफ पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, आपको सामने दिख रहा होगा। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ रही है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। मतलब क्या कि पीएच और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, पीएच और हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करें, pH is inversely proportional to concentration of hydrogen ion। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भले घट रही हो लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जैसे जैसे pH बढ़ेगी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। pH के इंक्रीज होने से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की घटेगी, हाइड्रोक्साइड की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल मतलब होता है pH का। तो pH का डेफिनेशन क्या होगा सुनिए, हमसे एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो वो होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ये pH का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ये जो यहाँ पे लॉग वर्ड है ना, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, लॉगरिथम, वहां से आया है। तो लॉगरिथम जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, 10th क्लास में नहीं है, वो 11th क्लास में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस इज नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration in a solution of 1 liter at 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ के हैं उस डिफरेंट सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यूज अलग अलग होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारी ब्लड है, हमारी ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.2 से लेकर के 7.4 के आसपास, स्लाइटली बेसिक होता है। 7.2 से लेकर के 7.4 के बीच में हमारे ब्लड का पीएच होता है। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करता है। नैरो पीएच रेंज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7.2 से लेकर के 7.4 के बीच में होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम लेमन जूस कंज्यूम कर रहे हैं, लेमन जूस जिसकी की पीएच वैल्यू 2.2 या 2.3 के आसपास होती है, इतनी कम पीएच होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीएच है हमारी बॉडी में, जब हम एसिडिक कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की पीएच कम नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी की पीएच कम हो जाएगी, हमारी बॉडी की पीएच तो उतनी ही रहेगी। तो हमारी बॉडी जो है वो पीएच को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में एक बफर होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, जो हमारी पीएच की लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चाहे हम जितना भी एसिडिक फूड कंज्यूम करें, जितना भी बेसिक फूड कंज्यूम करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबकी पीएच रेंज जो है वो लगभग हमारी बॉडी की हो, प्लांट की बॉडी की हो, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की हो, पीएच रेंज हमेशा मेंटेन रहती है। और वो पीएच रेंज उस ऑर्गेनिज्म को उसकी एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उसको हेल्प करती है। तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस देखोगे जो कि एक स्पेसिफिक पीएच में होता है और पीएच रेंज उसको हेल्प करती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, पीएच रेंज उसको सरवाइव करने के लिए हेल्प करेगी। अब जैसे सलाइवा है,
हमारी जो सलाइवा है उस सलाइवा का पीएच रेंज 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। तो ये वैरी करता रहता है, लेकिन ये रेंज यही रहेगा, यही बहुत नैरो, ये जो नैरो पीएच रेंज है ना, इसी नैरो पीएच रेंज में रहेगा, बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सरवाइव करता है, ना बहुत ज्यादा हायर पीएच रेंज में, ना बहुत ही ज्यादा कम पीएच रेंज में, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गड़बड़ हो जाएगी। फिर कोई भी एंजाइम, अब याद करो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, याद कीजिए, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, डाइजेशन की बात करें, याद आ रहा है डाइजेशन में मैंने क्या बताया था, न्यूट्रिशन के केस में पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक पीएच पे काम करता है। In our daily life, pH in our daily life, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें एसिडिक और बेसिक सॉइल के बारे में। एसिडिक और बेसिक सॉइल और वाटर बॉडीज। मान लीजिए कि कोई सॉइल कहीं की एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई, या कहीं की जो वाटर बॉडीज है वो वाटर बॉडीज कहीं की एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई। कैसे हो जाएगी एसिडिक? कैसे हो जाएगी एसिडिक? हो जाएगी अगर मान लीजिए वहां पे एसिड रेन हो गया, या वहां पे कोई हमने एसिडिक फर्टिलाइजर यूज कर लिया, वैसी कंडीशन में जो है वो सॉइल या वाटर बॉडीज एसिडिक हो जाएगी। बेसिक कैसे हो जाएगी? अगर वहां पे हमने बेसिक फर्टिलाइजर काफी ज्यादा यूज कर लिया। मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करता है। अगर वो सॉइल एसिडिक या बेसिक हो गई तो क्या होगा कि वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट विल बी डिस्टर्ब, जो उनकी एक्वाटिक लाइफ है या टेरेस्ट्रियल लाइफ है, डिस्टर्ब्ड एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी वहां पे। एक्वाटिक और एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल लाइफ वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल लाइफ वहां डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर से उसको जो है फिर से सस्टेन करने के लिए, टू सस्टेन इट अगेन, हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसिडिक या बेसिक सॉइल को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? अगर वो एसिडिक है तो वहां पे हम बेसिक है तो वहां पे हम क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस मिला देंगे। बेसिक जैसे कि मान लो कि लाइम मिला दिया हमने, CaO मिला दिया, लाइम जिस CaO ये मिला दिया, तो क्या होगा कि ये इसको न्यूट्रलाइज करके ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके वहां पे न्यूट्रलाइज हो गया। उसी तरह से अगर बेसिक सॉइल है या वाटर बॉडीज है तो उसमें हमने क्या किया, एसिड मिला दिया, तो वो फिर से जो है क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। और फिर से वहां पे वाटर बॉडीज या जो भी टेरेस्ट्रियल लाइफ है दैट विल अगेन स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडीज या टेरेस्ट्रियल लाइफ फिर से डेवलप होनी शुरू होगी, वो कैसे होगी? अगर एसिडिक है तो बेसिक सब्सटेंस मिला देंगे, अगर एसिडिक या बेसिक वाटर बॉडीज है या सॉइल है तो वहां पे हमने बेसिक मिला दिया, और बेसिक है तो एसिडिक मिला दिया, और इस तरह से वो न्यूट्रलाइज हो गया और वहां पे फिर से रीस्टोर हो जाएगी लाइफ। ठीक है, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फिर से वहां पे रीस्टोर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करता है, बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करेगा, और उस नैरो पीएच रेंज के लिए न्यूट्रलाइज्ड होना जरूरी है। जो टूथ है, टूथ के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इनामेल, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसका नाम है इनामेल। इनामेल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, फॉर्मूला होता है इसका Ca3PO4
होल ट्वाइस। ठीक है, ये इनामेल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, स्लाइटली अल्कलाइन है नेचर में, स्लाइटली अल्कलाइन है नेचर में। कैल्शियम फॉस्फेट फार्मूला इसका Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो इसको मेंटेन करने के लिए, चूंकि ये अल्कलाइन है स्लाइटली, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो माउथ में सलाइवा होती है वो भी स्लाइटली हल्का सा थोड़ा सा अल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। अब इसके नीचे यहां पे कई सारे ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट है, और ब्लड के वेसल्स के साथ साथ में वहां पे प्रेजेंट होता है न्यूरॉन। यहां पे है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के साथ में वहां पे प्रेजेंट है न्यूरॉन। ये जो है जिस पार्ट में प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ टीथ। इसको क्या बोला जाता है? रूट ऑफ टीथ। हमारी माउथ में टीथ और गम के बीच में कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया वहां पे रहते ही हैं, ये किसी भी तरीके से वहां से निकलेंगे नहीं। और अगर हमने फूड कंज्यूम किया, और फूड कंज्यूम करने के बाद अगर हमने प्रॉपरली माउथ को वॉश नहीं किया, उस वहां से फूड के पार्टिकल्स को हटाया नहीं, तो ये बैक्टीरिया उस फूड पे, जो स्टफ्ड फूड है, उस स्टफ्ड फूड पे एक्ट करेगा, और एक्ट करके इट विल प्रोड्यूस एसिड। क्या प्रोड्यूस किया? ये प्रोड्यूस किया एसिड। ठीक है, किसने प्रोड्यूस किया? यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था, वो बैक्टीरिया इस स्टफ्ड फूड पे एक्ट किया और उस क्या प्रोड्यूस किया? एसिड। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है? एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। हमारी जो इनामेल है, इनामेल की नेचर क्या है? वो है स्लाइटली अल्कलाइन, है ना? इनामेल की नेचर क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है। तो अब ये एसिड इस इनामेल पे एक्ट करेगा ना, क्योंकि इनामेल का नेचर क्या है? बेसिक हो गया, और यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है एसिड का। तो ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करके, मतलब इनामेल के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके धीरे 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 ये जो हमारा टीथ है वो वीक होता चला जाएगा। ठीक है, वीक होता चला जाएगा। तो ये जो वीक हो गए टीथ का जो इनामेल है, यहाँ पे वीक हो गया, तो अब यहाँ पे कोई भी फूड हम कंज्यूम करें, और वो फूड चाहे जो भी हो, चाहे एसिड हो, बेस हो, को ठंडा फूड हो, गर्म फूड हो, वो जो है इस गैप से, जो क्रैक्ड पार्ट है, क्रैक्ड पार्ट से एंटर करके सीधा कहां पहुंचा? हमारे न्यूरॉन पे पहुंचा। न्यूरॉन पे पहुंचा। सोचिए क्या होगा? न्यूरॉन में सेंसेशन होगी। सेंसेशन होगी क्यों? क्योंकि ये जो क्रैक्ड पार्ट है, इनामेल अब उतना तो स्ट्रांग रह नहीं गया, इनामेल तो न्यूट्रलाइज हो गया। किसने न्यूट्रलाइज किया? इस एसिड ने। किसने कौन बनाया ये एसिड? इस बैक्टीरिया ने। फूड पे एक्ट करके इनामेल न्यूट्रलाइज हो गया। इनामेल न्यूट्रलाइज हो गया तो क्रैक्ड हो गया, इनामेल वीक हो गया, और उस वीक पार्ट से फूड, जो भी ठंडा फूड है, गर्म फूड है, वो इसमें एंटर कर रहा है, और वही जो एंटर कर रहा है उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है सेंसिटिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी कहलाता है। अब धीरे 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 क्या होगा कि ये जो क्रैक्ड पार्ट है, ये धीरे धीरे यहां से टूट करके गिरने लगेगा। ये धीरे धीरे टूट करके गिरने लगा। यहां पे क्या बन गया? एक कैनाल बन गया, टूट करके हट गया। ये क्या बन गया? कैनाल बन गया। कहां तक गया ये कैनाल? रूट की तरफ चला गया। इसको क्या बोला? अब यहाँ पे जो कैनाल जो रूट की तरफ चला, रूट तक पहुंच गया है, तो कुछ भी खाओगे तो इसमें जो है फंस जाएगा, पेन होगा। क्यों? क्योंकि नर्व्स जो है ओपन हो गया है। नर्व्स ओपन हो गया तो फूड जो है डायरेक्टली नर्व्स तक जा रहा है, तो काफी सीवियर पेन होगा, है ना? अब ये कंडीशन ही ना आए, ये जो कंडीशन यहाँ पे दे रहा, उस
मान लो ये कंडीशन डेवलप हो गया, तो अब क्या कराना पड़ेगा? आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटिस्ट क्या बोलेंगे? आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। ये जो कैनाल जो कहां तक पहुंच गया है, रूट तक पहुंच गया है, उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, आरसीटी करवानी पड़ेगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन ही डेवलप ना होने दें। कैसे नहीं डेवलप होने देंगे? ये हो क्यों रहा है? एसिड के कारण। एसिड को डेवलप ही ना होने दें। एसिड कैसे डेवलप नहीं होगा? अगर हम ये फूड ही यहाँ पे, अब इसको तो हम नहीं हटा सकते, चाहे आप कुछ भी यूज करो, ये यहां से नहीं जाने वाला, बैक्टीरिया नहीं जाने वाला। आप इसको तो हटा सकते हो। तो खाने के बाद प्रॉपरली जो है फूड को हटाओ, वहां से प्रॉपरली ब्रश करो। और हमारी जो टूथपेस्ट होती है, जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ऑलरेडी अल्कलाइन, दैट इज ऑलरेडी बेसिक इन नेचर। वो ऑलरेडी बेसिक बनाया ही जाता है। इसी के लिए बेसिक बनाया जाता है कि हमारी माउथ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी टाइम तक बेसिक रहे, इसी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए बेसिक बनाया जाता है। और अगर हम खाने के बाद प्रॉपरली इस फूड को यहाँ पे कलेक्ट होने ही ना दें, तो क्या होगा कि फूड जब यहाँ कलेक्ट ही नहीं होगा तो एसिड बनेगा नहीं। एसिड बनेगा नहीं तो ये जो इनामल है हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा पीएच का सेकंड एग्जांपल, टूथ डीके का।